हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल राहुल अफजा क्लासेस पे। बच्चों, आजकल हमारी सीरीज चल रही है, सीरीज फॉर अकाउंटिंग रेशियोज। इसकी 7 वीडियोस हो चुकी हैं। आज वीडियो नंबर 8 है। वीडियो नंबर 7 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको टर्नओवर रेशियो पढ़ाई थी, जिसको टर्नओवर रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, एसेट मैनेजमेंट रेशियो या एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं। इसके अंदर मैंने आपको डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, डेट कलेक्शन पीरियड और क्रेडिट पेबल पीरियड पढ़ाया था। आज वीडियो नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। वीडियो नंबर 8 के अंदर हम पुरानी रेशियोज को भी यूज करेंगे, तो मेरे हिसाब से आप प्लीज पुरानी वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आज वीडियो नंबर 8, जिसके अंदर हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं बच्चों। आई रिपीट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यहाँ पे स्टॉक और इन्वेंट्री का मतलब क्या है बच्चों? फिनिश गुड। आई रिपीट, स्टॉक और इन्वेंट्री का मतलब क्या है? फिनिश गुड। जनरली आपका स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, आपका वर्क इन प्रोग्रेस का भी हो सकता है। उसके लिए अलग टर्नओवर रेशियोज होती है, जिसे रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो बोलते हैं बेसिकली, या वर्क इन प्रोग्रेस टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। तो रिमेंबर, ये दोनों रेशियोज अलग हैं देन स्टॉक टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बिकॉज हियर स्टॉक और इन्वेंट्री मींस फिनिश गुड। अगर आप ये दोनों रेशियो भी समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर आपको अगली क्लास में या अगले सेशन में इसको कवर करके दूंगा। चलिए, अब हम यहाँ से क्या बात करते हैं बच्चों? स्टॉक टर्नओवर रेशियो या कोई भी रेशियो कैलकुलेट करनी है तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक कंप्यूटेशन, एक एनालिसिस। कंप्यूटेशन के लिए फॉर्मूले पे आ जाते हैं और फिर उसके बाद इसका एनालिसिस करना सिखाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो का और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज स्टॉक और एवरेज इन्वेंट्री। अब कुछ बातें नोटिस कीजिएगा। अगेन ये है टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो का पार्ट हमेशा टर्नओवर रेशियो में टर्नओवर रेशियो वाला पार्ट ऊपर आता है और जो उसके आगे लिखा होता है वो नीचे आता है। जैसे डेटा टर्नओवर रेशियो में अगर आपको याद हो तो क्रेडिट सेल ऊपर आई थी, एवरेज डेटा नीचे आया था। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो में क्या होता? आपकी क्रेडिट परचेजेस ऊपर आई थी, एवरेज क्रेडिट नीचे आता। टर्नओवर का पार्ट, रिमेंबर दिस, टर्नओवर का पार्ट हमेशा न्यूमरेटर में आता है और जो उसके आगे लिखा होता है उसकी एवरेज नीचे आती है। ये टर्नओवर रेशियो की खासियत होती है, इसे परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं। ठीक है जी, ये पूरी कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है जी, या जिसे हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। बच्चों, अभी मैं इसकी सिर्फ फॉर्मूले बताऊंगा, मैं इसकी डेरिवेशन आपको वीडियो नंबर 3 में, आई रिपीट वीडियो नंबर 3, पूरी आपको मैं इसकी डेरिवेशन करा चुका हूं उसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से। तो वीडियो नंबर 3, अगर आप वाकई में चाहते हो कि आप डेरिवेशन सीखना चाहोगे इसके, तो वीडियो नंबर 3 को जरूर फॉलो कीजिएगा। अब इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, अभी फिर भी मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ। हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सेकेंड हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स, जिसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। थर्ड फॉर्मूला हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्या होता है? सेल्स, जिसे नेट सेल्स, यहाँ पे याद रखना, रिमेंबर दिस इज नेट सेल्स। नेट सेल्स मींस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और ये सब आई रिपीट वीडियो नंबर 3 जरूर देख लीजिएगा डेरिवेशन के लिए। प्लस ग्रॉस लॉस हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस होती तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। याद रखना, चेंज इन इन्वेंट्री जो है वो 3 तरीके की होती है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये आपकी क्या बन गई बच्चों? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसकी डेरिवेशन के लिए आप प्लीज वीडियो नंबर 3 को देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं नीचे एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक जो साल के स्टार्टिंग में स्टॉक है प्लस क्लोजिंग स्टॉक जो साल के एंड में स्टॉक है, डिवाइड बाय 2, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पे हमारी कंपटीशन तो बहुत आसान हो गई, क्योंकि न्यूमरेटर भी हमें पता है, डिनोमिनेटर भी पता है, और पुरानी रेशियो से सीख लिए तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका एनालिसिस करते हैं। पहली बात तो ये टाइम्स पे ही आएगी, ठीक है जी। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो की खासियत सुनते हैं जरा, क्या है? जैसे मान लो 1 लाख रुपए की हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और 20,000 रुपए का स्टॉक है, यानी 1 लाख रुपए का माल बेचने के लिए
आपको सिर्फ 20,000 रुपये का स्टॉक रखना पड़ रहा है, यानी स्टॉक में आपके पैसा बहुत कम जो है वो इन्वेस्टेड है, यानी कि एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप अपने स्टॉक को बड़ी जल्दी सेल कर पा रहे हो। आपका टाइम जो होल्डिंग पीरियड है स्टॉक का वो बहुत कम है, तो स्टॉक होल्डिंग पीरियड यहाँ पे बहुत कम हो गया बच्चों, जिसे हम इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बोलते हैं बच्चों। जैसे आपका डेट कलेक्शन पीरियड होता है, जैसे आपका क्रेडिट पेबल पीरियड होता है, वैसे स्टॉक के लिए हमारा क्या होता है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। तो पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे जितना ये डिनोमिनेटर छोटा होगा, आई रिपीट, जितना ये डिनोमिनेटर छोटा होगा उतनी ये रेशियो ज्यादा आएगी, और उतना ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस के लिए अच्छी बात है कि आपको कम स्टॉक मेंटेन करना पड़ रहा है ज्यादा सेल्स के लिए। आप अपने कम स्टॉक पैसा इन्वेस्ट करके सेल्स को ज्यादा कन्वर्ट कर पा रहे हो। पर अगर ये बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो भी फर्म के लिए नुकसान है। दैट मीन्स ओवर ट्रेडिंग हो रही है। मान लो अगर ये 10 गुना आ रही है या 20 गुना आ रही है, यानी कि आपको स्टॉक बहुत कम मेंटेन कर रहे हो आप और ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो देयर कैन बी अ शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। वो केस में आपको फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है। वो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादा होना ठीक है, पर बहुत ज्यादा होना गलत हो जाएगा। और अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो लो हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसका मतलब आपको स्टॉक ज्यादा मेंटेन करना पड़ रहा है। आप इनएफिशिएंट हैं, अपने स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आपका पैसा ब्लॉक हो चुका है स्टॉक में और सेल्स कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। तो अगर हम इसका एनालिसिस को एक बार शॉर्ट में बना लें तो सिंपल है। क्या, इसको हम 3 पार्ट्स में देख लेते हैं इसके एनालिसिस को। हाई मींस गुड, वेरी हाई मींस ओवर ट्रेडिंग, जिससे शॉर्टेज ऑफ स्टॉक फ्यूचर में हो सकता है, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, जो आपके लिए नुकसान हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर वो वेरी हाई है। ठीक है जी। और अगर लो रेशो है तो इसका मतलब इनएफिशिएंसी शो कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टॉक को अपनी सेल्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है एफिशिएंटली। तो अगर ये रेशो हाई है, स्टॉक टर्नओवर रेशो हाई है, इसका मतलब आप एफिशिएंट हो, यानी कि आप अपने स्टॉक को जल्दी सेल्स से कन्वर्ट कर पा रहे हो। अब जब ये सीख लिया है तो इसी के साथ आप क्या सीखें, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। ये भी बहुत काम की चीज है, क्योंकि आपने ये डेटा टर्नओवर रेशियो और क्रेडिट टर्नओवर रेशियो में भी सीखा है। ये क्या है, इस कंसेप्ट को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जिस तरीके से आपने वीडियो नंबर 7 में डेट कलेक्शन पीरियड सीखा था, यहाँ पे इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, यानी कितने टाइम के लिए आपकी इन्वेंट्री होल्ड हो सकती है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे उसमें क्या था आपका, 12 मंथ में निकालोगे तो 12, वीक्स में निकालोगे तो 52, डेज में निकालोगे 360 या फिर 365, जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो या जिससे कैलकुलेशन आसान हो सके, डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। पॉइंट टू बी नोटेड, डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये जितना, और इसको हम फर्दर और खोलें तो ये किस तरीके से आएगा, अगेन 12 52/360/365 डिवाइड बाय आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू एवरेज स्टॉक ऑब्लिक एवरेज इन्वेंट्री, और ये फिनिश गुड की बात कर रखी है। तो ये हमें क्या बताएगा, कितने दिन के लिए हमारा स्टॉक जो है वो होल्ड होके रहता है, कितने दिन के लिए हमारी इन्वेंट्री डेज में होल्ड होके रहती है, हमारे पास ब्लॉक होके रहती है। और जितना इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड छोटा होगा उतना ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा। आई रिपीट, जितना इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड छोटा होगा उतना ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा। और यानी कि अगर हम इसका क्रक्स निकालें, इसका अगर हम एक क्रक्स निकालें तो क्या होगा बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड, जितना ये बड़ा होगा बच्चों उतना ये छोटा आएगा। जितना ये बड़ा होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उतना हमारा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड जो होगा वो छोटा आएगा। यानी हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज शोइंग एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसका मतलब आपका स्टॉक के अंदर जो पैसा इन्वेस्टेड है वो जल्दी सेल्स में कन्वर्ट हो पा रहा है। पर रिमेंबर, वेरी हाई इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। आई होप ये रेशियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एनालाइज करना आता होगा आपको कि हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई है या वेरी हाई है, लो है तो क्या प्रॉब्लम है, और इससे इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड पे हमारे क्या असर पड़ता है। और अगेन, स्टॉक
इन्वेंट्री होल्डिंग आपको बहुत कुछ बताती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्योंकि आप बिजनेस अल्टीमेटली सेल्स के थ्रू ही करते हो और उसमें स्टॉक का बहुत बड़ा रोल है। आई होप ये रेशो आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टर्नओवर रेशो। हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बाद जो रेशो आती है वो आती है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अगेन टर्नओवर रेशो है तो ये भी टाइम्स में, इसको भी दो पार्ट में सीखेंगे, कंप्यूटेशन और एनालिसिस। कंप्यूटेशन इसकी बहुत आसान है। क्यों? टर्नओवर रेशो का कौन सा पार्ट वर्किंग कैपिटल से लिंक्ड है, ये तो क्लियर हो गया। वर्किंग कैपिटल नीचे आएगा क्योंकि जो भी टर्नओवर के पहले लिखा होता है वो नीचे आता है, ठीक है जी। अब यहाँ वर्किंग कैपिटल हमें सबको पता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होती है। इसकी पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में बड़े अच्छे से सिखाई है, जो लिक्विडिटी रेशो के अंदर। आप प्लीज इसकी डेरिवेशन देखनी है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट डिटेल में समझना है, डेरिवेशन समझनी तो वीडियो नंबर 2 जरूर देखिएगा। ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है जी। नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चों प्रोवाइडेड दैट अगर इस क्वेश्चन में आपके वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो के दौरान रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं गिवन तो आप उसकी जगह कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी ले सकते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी ले सकते हैं। रिमेंबर ये तभी होगा, पहली प्रेफरेंस आपकी नेट सेल्स है, दूसरी प्रेफरेंस ये, अगर ये कैलकुलेट नहीं हो सकता तो ही आप ये लेना, अदरवाइज आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल को ऊपर रखना, ठीक है जी। अब ये तो क्लियर हो गया कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ये बना, नेट सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसे हम बोलते हैं, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये पहली प्रेफरेंस है, ये दूसरी प्रेफरेंस है, अपॉन में वर्किंग कैपिटल। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको अगेन वीडियो नंबर 3 बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड चीजें हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसके लिए वीडियो नंबर 3 जरूर देख लीजिएगा। वर्किंग कैपिटल मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में एक्सप्लेन कर रखा है, यानी इसका फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता दिया है, डेरिवेशन आप रिस्पेक्टिव वीडियोस में देख लीजिएगा। अब सीधा अब इसके बारे में हम क्या बताते हैं, इसका एनालिसिस। बच्चों ये रेशो स्टॉक टर्नओवर रेशो से बेटर है। क्यों? स्टॉक टर्नओवर रेशो में आपको सिर्फ क्या बात बताया जाता है कि आपका अमाउंट स्टॉक में जो इन्वेस्टेड है उससे कितनी टर्नओवर जनरेट हो पा रही है, पर वर्किंग कैपिटल और स्टॉक सिर्फ किसका पार्ट है, करंट एसेट का। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो में सारे करंट एसेट्स इंक्लूड हो जाते हैं और करंट एसेट का सिर्फ एक पार्ट ही होता है स्टॉक। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो में अगर आपको बेटर जज देखना पड़ेगा एफिशिएंसी के लिए तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो को लीजिएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 1 लाख की सेल्स है, ठीक है जी, और ये 20,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल है। इसका मतलब जो आपके 20,000 पैसा इन्वेस्टेड है वर्किंग कैपिटल में 1 लाख की सेल्स जनरेट करने के लिए, यानी ये कितना हो गया 5 टाइम्स। तो जितने आपका ये बड़ा होगा उतना आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए अपने बिजनेस चलाने के लिए। आप खुद सोचिए, वर्किंग कैपिटल में पैसा कम लग रहा है और सेल्स ज्यादा जनरेट हो रही है, यानी आप बहुत खूबसूरती से अपनी सेल्स को कन्वर्ट कर पा रहे हो वो कम वर्किंग कैपिटल लगा के। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत फ्रूटफुल है। यानी कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी जितनी हाई होगी उतनी एफिशिएंसी ज्यादा होगी कि आप कम पैसे में कम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो डे टू डे मैनेजमेंट के लिए और आपकी सेल्स ज्यादा जनरेट हो पा रही है। पर अगर वेरी हाई है तो अगेन ये ओवर ट्रेडिंग की तरफ नुकसान होगी कि आपके पास शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल हो सकता है। अब यहाँ पे आ जाए जी 10 लाख और यहाँ है 20,000, यानी आप 10 लाख की सेल कर रहे हो और 20,000 का वर्किंग कैपिटल मेंटेन कर रहे हो। कल को पैसा आपके पास वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज होगी तो क्या करोगे, तो भी तो नुकसान है, आपका स्टॉक आउट हो जाएगा मार्केट से, तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है इन दैट केस। तो आपको बहुत दिमाग रखना पड़ेगा कि अगर हाई है तो ठीक है, अच्छा है, इट्स गुड, वेरी हाई है तो उसकी अपनी इम्प्लीकेशन है। और अगर वर्किंग कैपिटल आपकी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो लो आती है तो ऑर्गेनाइजेशन की इनएफिशिएंसी, बिजनेस की इनएफिशिएंसी के बारे में बताती है कि भैया आपको वर्किंग कैपिटल मान लो यहाँ पे 1 लाख है और यहाँ भी 1 लाख है, तो 1 लाख की सेल के लिए 1 लाख की वर्किंग कैपिटल, आपका सारा पैसा तो लगा हुआ है, कन्वर्ट तो हो नहीं रहा, आप एफिशिएंटली अपने वर्किंग कैपिटल को सेल्स से जनरेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन में नुकसान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है बच्चों कि आपकी वर्किंग कैपिटल जो पैसा डे टू डे मैनेजमेंट के लिए लगाते हो क्या उससे सेल्स जनरेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो से बेहतर है क्योंकि स्टॉक टर्नओवर रेशियो में सिर्फ स्टॉक इंक्लूड है और वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट इंक्लूड है जो कि स्टॉक सिर्फ उसका पार्ट हो जाता है।
तो आई होप ये दोनों रेशियोज आज आपको अच्छे से समझ आई होंगी। कंप्यूटेशन भी समझा दिया, एनालिसिस भी समझा दिया। बहुत जल्दी मैं आपको पास आऊंगा दोबारा 2 और रेशियोज आएगी टर्नओवर में, उसको लेके। तब तक के लिए जय हिंद।